देखिए, उत्साह तो अपने आप ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया आशुतोष ने कि अब इस पिच को मेंटेन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन लेकिन आप और हम, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दशकों तक हमने सुना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या यह सच है या यह अर्ध सत्य है? यह सत्य है या अर्ध सत्य है? कुछ लोग कह रहे हैं यह अर्ध सत्य है। तो पूरा सच क्या है, और क्या पूरा सच जानने का अधिकार हम सबका है या नहीं है? यह एक प्रश्न है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या 1857 का जो पहला स्वतंत्रता का संग्राम था, उससे लेकर 1946 की जो नेवल म्यूटनी थी, नौसेना में जो विद्रोह था, क्या वो वजह थी अंग्रेजों के जाने की, या फिर अंग्रेजों को लगा कि ऐसे ही बहुत हो गया, 190 साल हो गए, अब चलना चाहिए बोरिया बिस्तरा बांध के? मैं केवल प्रश्न पूछूंगा और उनसे प्रश्न पूछूंगा जिन्होंने इस पर शोध किया है। विक्रम संपत जी से आप सब परिचित हैं। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर पर आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं। उसके अलावा कई पुस्तकों के लेखक हैं, शोधकर्ता हैं, इतिहासकार हैं आप। हिंडोल सेनगुप्ता आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली का बैल कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आधुनिक भारत, मतलब जो आज भारत का मानचित्र है, उस मानचित्र को अगर देखें तो वो रूपरेखा तैयार करने में जिस एक व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या उनको वो स्थान मिला भारत के इतिहास में? ये प्रश्न हम पूछेंगे। लेकिन पहले सावरकर की अगर बात करें, विक्रम संपत जी आप हमारे साथ जुड़े इस मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। वीर सावरकर या माफी वीर सावरकर, एक इसमें प्रश्न जो उठता है, और अभी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह प्रश्न उठाया भी था। उन्होंने तो वो चिट्ठी का जिक्र भी किया कि आई रिमेन योर्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो ये भाषा, और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन भी किया कि मैं आपका नौकर, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। देखिए, उन्होंने बहुत इनएडवर्टेंटली बहुत सारी और चिट्ठियों के बारे में हमारी जो अटेंशन है वो ड्रॉ किया है कि गांधी जी भी उस समय के जो लेटर्स थे उसमें लिखते थे, योर एक्सेलेंसी, योर मैजेस्टी, आई हैव द ऑनर ऑफ रिमेनिंग योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो इसका ये मतलब नहीं कि गांधी जी भी सोल्ड आउट हो गए थे ब्रिटिश को। उस ज़माने का जो फॉर्मेट था, जो कॉलोनियल लेटर्स थे, वाइस रॉय को हो या फिर ब्रिटिश सरकार में महारानी या महाराजा को लिखना होता, तो ये फॉर्मेट सारे लोग फॉलो करते थे। आजकल लेटर में वार्म रिगार्ड्स टू यू लिखते हैं, योर सिंसियरली या वार्म रिगार्ड्स। मुझे आपके प्रति कोई रिगार्ड नहीं हो तो फिर भी मुझे वार्म रिगार्ड्स लिखना पड़ता है ना। तो इस तरह का एक फॉर्मेट वो फॉलो करते थे। तो इसको लेके अगर ऐसी बचकानी हर बातें हम करें तो आई थिंक ये बिल्कुल निरर्थक है। पब्लिसिटी जुटाने के लिए एक आई थिंक इट्स अ टूल टू डू दैट। और इसीलिए मुझे एक्चुअली लगता है, मैंने इस पे बारे में ट्वीट भी किया कि मैं इसके बारे में वाद विवाद करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनको जितना पब्लिसिटी इस विषय में मिलेगा उतना ज़्यादा ये प्रोत्साहित होंगे ऐसी बचकानी बातें और करते रहने की। तो आपका ये मानना है कि ये बचकानी बात है इस तरह की बात करना। हिंडोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका साहित्य आज तक के इस मंच पर। आपकी किताब का हम लोग जिक्र कर ही रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द मैन हु सेव्ड इंडिया। भारत का वो मानचित्र अगर आज ऐसा है, तो क्या 550 रजवाड़ों को जोड़ना, क्या वो कर पाए? ऐसा कश्मीर क्यों नहीं कर पाए, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन द मैन हु सेव्ड इंडिया क्यों? देखिए, हमारा ऐसा देश है और ऐसा जनरेशन है और ऐसा समय है कि सबको देश के बारे में बहुत कम पता है। और वो कम पता जो है वो कहाँ से शुरुआत होता है? वो शुरुआत होता है मानचित्र से, मैप से। सबको पता है कि भारत का मानचित्र ऐसा है, पर वो मानचित्र बना कैसे, कहाँ से आया,
किसने बनाया? किसने कहा कि इतना ही जमीन पे भारत का मानचित्र बनेगा और बाकी पे नहीं बनेगा? ये सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमारे इतिहास जब बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो कभी किसी को समझाया नहीं जाता है। उनको लगता है, इसीलिए ये जो आजकल के जो वोक जनरेशन है वो बड़े आसानी से कहते हैं कि नहीं नहीं जी, तो क्या हुआ, नेशन क्या होता है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता, हम तो सब एक है। ये नहीं, ऐसी लोग तो बातें- यहां तक कहने लगे हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत को भारत हाँ, बनाया। तो ये सब बातें इसीलिए लोग कहते हैं क्योंकि उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। ये जो मानचित्र है, जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए थे, एक तरफ था ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं, जिसपे ब्रिटिश राज का शासन था, दूसरे तरफ था प्रिंसली इंडिया, राजा रजवाड़ों का जिन पे शासन था। उनमें से सारे राजा रजवाड़े भी ब्रिटिश के छत्रछाया में भी काम करते थे, पर उनका अलग एक पहचान था। अब क्या हो रहा, ब्रिटिश क्या चाहते थे कि ये जब भारत स्वाधीन हो, ये सारा बट जाए और हर क्षेत्र एक अलग सा देश, अलग सा राष्ट्र हो जाए। अंग्रेजी में इसको बॉल्कनाइजेशन कहते हैं। उससे क्या होता है, अगर भारत एक साथ नहीं रहा तो उसकी ताकत नहीं होगी, उसको और अब बांट पाएंगे, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के साथ लड़ा के आपको फायदा होगा। तो इसलिए ये चाहते थे कि ऐसा हो जाए। इसमें कुछ रजवाड़ों का भी हाथ था जो जिन्ना के साथ मिलके ऐसा करना चाहते थे, राजपूताना को अलग करना चाहते थे, वगैरह वगैरह। अब इसमें अड़चन ये आए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आदमी आ गए, तो सबको बड़ा तकलीफ हुआ उनसे कि ये आदमी आके तो बोल रहा है कि सबको एक साथ करना है। अच्छा, उसमें भी देखिए आप, जूनागढ़ का जब मामला आया, जूनागढ़ के जो नवाब थे उनको बड़ा कुत्तों से प्यार था, तो वो ज्यादातर टाइम तो कुत्तों की शादियां कराते रहते थे। काफी सारे कुत्ते थे उनके पास। अच्छा, सिर्फ कुत्ते नहीं, उनके पास काफी सारी बीवियां भी थी, है ना। तो ये था जूनागढ़ का नवाब। नहीं, ये मैं हंसने वाली बात नहीं, आप इतिहास में जाके देखिए, ये एकदम सच बात है और ये आप कहीं पे पढ़ेंगे, ये एकदम सच बात है। अच्छा, जूनागढ़ के जो नवाब थे, उनके ज्यादातर जो लोग थे, जो उनके पॉपुलस थे, वो थे हिंदू। अच्छा, वहां पे जो अरेंजमेंट हुआ था तो प्लेबिससिट होना था, पर वो जिन्ना जी के साथ मिलके कुछ अपना अरेंजमेंट सेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो सरदार पटेल को पता चल गया इसके बारे में, तो उन्होंने ये रोक दिया। तो वहां पे एक बहुत अच्छा आइटम निकला, जब ये पूरा मामला खत्म हो गया, पटेल जी इनका आर्मी को भेज के प्लेबिससिट करा के जूनागढ़ भारत के साथ आ गया कि जी नवाब, और कहा जाता है ये कि नवाब चले गए, उड़ गए, पाकिस्तान चले गए, कुत्तों को ले गए, पर बीवियों को छोड़ गए।